प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण शासक है हर्षवर्धन, और यह अंतिम शासक भी है प्राचीन इतिहास का। इसके बाद केंद्रीय सत्ता समाप्त हो जाता है, यानी जो सेंट्रल पावर जो एक रूप से भारत को चला रहा था वो हर्षवर्धन के बाद समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही हर्षवर्धन भी पूरे भारत को संचालित नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उत्तरापथ जो उत्तर भारत है वहाँ का शासक था। लेकिन इसके बाद उत्तर भारत भी कई शासकों में डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग प्रांत में बट जाएगा। ठीक है, तो अंतिम कह सकते हैं कि जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है प्राचीन इतिहास में, जो शक्तिशाली शासक के रूप में, अंतिम शक्तिशाली शासक के रूप में हम लोग हर्षवर्धन को पढ़ते हैं। हर्षवर्धन की कुछ खासियत है जिस कारण से उसका इतिहास में नाम है। क्या खासियत है, क्यों है, वो आज हम चर्चा करेंगे। और क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं उसकी भी चर्चा साथ साथ हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यह मेंस के दृष्टिकोण से भी, बीपीएससी मेंस में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, क्या यह अंतिम हिंदू सम्राट था? यह मेंस में राइटिंग के लिए पूछा है। वानभट्ट और वेनसांग के विवरण के आधार पर हर्षवर्धन का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन करें, क्या यह समुद्रगुप्त और अशोक के समान महान शासक था? एहोल अभिलेख से संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सकता है। तो इससे रिलेटेड आपका जो है हर्षवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है मेंस में। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग प्री के दृष्टिकोण से जो जो इम्पोर्टेंट्स है उस पॉइंट्स की अभी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हर्षवर्धन की कहानी जान लीजिए। हर्षवर्धन जो गद्दी पे बैठता है, और यूं ही गद्दी पे नहीं बैठता है, चूँकि इसका भाई, उसका नाम क्या रहता है? राजवर्धन। राजवर्धन की हत्या गौड़ का शासक शशांक ने कर दिया था। ठीक है, गौड़ नरेश शशांक ने इसके भाई का हत्या कर दिया और गद्दी को छीन लिया था। तो सबसे पहले ये गौड़ नरेश शशांक को हराता है, फिर गद्दी अपना प्राप्त करता है। उसके बाद जो है अपनी बहन, जो कि वही डर से शशांक के हारने के बाद राजवर्धन जब मारा जाता है तो उसके बाद उसकी बहन जो थी, यानी हर्षवर्धन की बहन, वो भी भाग जाती है कहीं, क्योंकि दूसरे शासक जब आएंगे तो अत्याचार कर सकते थे उस पर, इसीलिए वो भाग जाती। तो हर्षवर्धन सबसे पहला काम करता है, शशांक को हराता है, फिर दूसरा काम क्या करेगा? अपनी बहन को खोजता है। उसकी बहन तब तक बौद्ध भिक्षु बन करके कहीं संन्यास गृह में या कहीं पे रह रही है। ठीक है, तो यही कहानी है। इसमें क्या क्या उसकी विशेषता है हर्षवर्धन के शासन का, ठीक है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए, प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त वंश के बाद किस वंश की स्थापना होती है? वर्धन वंश। किस वंश की स्थापना होती है? वर्धन वंश, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन था। यह विषम परिस्थितियों में गद्दी पर आया था। आपको पहले ही बता दिए, जब इसकी भाई की हत्या कर दी गई, इसकी बहन घर छोड़ के भाग गई थी डर से, उस स्थिति में यह गद्दी पे आया, लेकिन अपने बाहुबल के आधार पर सभी क्षेत्रों में विभिन्न तरह के कार्य को संपन्न किया है। हर्षवर्धन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो वानभट्ट एक साहित्यकार हैं, उन्होंने हर्षचरित नामक एक ग्रंथ की रचना किया है। कई बार पूछेगा कि हर्षचरित की रचना किसने की? वानभट्ट। किसने किया है? वानभट्ट। ठीक है, वेनसांग की यात्रा वृत्तांत, CU की वेनसांग पूछेगा, कई बार पूछा है कि वेनसांग किसके दरबार में आया था? वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, चीनी यात्री था। कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था।
कहाँ से आया था? चीन से आया। और उसकी रचना क्या है? CU की। हर्षवर्धन की रचना के बारे में भी पूछ सकता है कि हर्षवर्धन की रचना का क्या नाम है, तो CU की। उसके बाद उसमें भी हर्षवर्धन के बारे में लिखा है मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख है। अभिलेख जो पत्थरों पे खोद करके लिखा जाता था, उसमें भी हर्षवर्धन से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। कहिएगा ऐहोल अभिलेख क्या है? तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन का युद्ध होता है। जब हर्षवर्धन दक्षिण भारत जीतने के लिए जब जाता है और उस समय वहाँ पे चालुक्य जो वंश का शासन था दक्षिण भारत में, उससे युद्ध करता है। कौन? हर्षवर्धन। और वहाँ का शासक का क्या नाम रहता है? पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन हर्षवर्धन हार जाता है। हर्षवर्धन उस युद्ध को जीतता नहीं है। इसका वर्णन ऐहोल अभिलेख में किया गया है कि हर्षवर्धन को किस प्रकार से हार का सामना करना पड़ता है। किसके युद्ध में? पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध में। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है ऐहोल अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध से जुड़ा हुआ घटना का उसमें चर्चा किया गया है। इन स्रोतों के आधार पर हर्षवर्धन की उपलब्धियों का मूल्यांकन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाइए हर्षवर्धन की विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली विशेषता देखेंगे साम्राज्य विस्तार। तो वो सबसे पहले क्या करता है? पंच प्रदेश, 5 प्रदेश को जीतता है। उसमें गौड़ प्रदेश, जहाँ पे गौड़ नरेश शशांक को हराता है, मगध को जीतता है, साकेत कश्मीर को जीतता है, वल्लभी जो गुजरात है उसको जीतता है, और दक्षिण भारत का अभियान भी करता है, लेकिन दक्षिण भारत को वह जीत नहीं पाता है। प्रशासन में भी इसकी विशेषता है, गुप्त प्रशासन के समान ही यह भी था, लेकिन इसमें सामंतवादी प्रथा आ चुकी थी। सामंतवादी बार बार चर्चा हमने किया है। सामंतवादी क्या होता है? जब राजा की शक्ति कमजोर होती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि छोटे छोटे क्षेत्रों में एक शासक वर्ग, मतलब कम शक्तिशाली वाले उभर जाते हैं। जैसे कह सकते हैं आगे चल कर के अंग्रेज के समय में जमींदार जिनके पास 200, 300, 400 बीघे का प्लॉट हुआ करता था, वो लोग आसपास शासन कर लेते। ठीक है, तो वही सामंतवादी प्रथा यहाँ पे शुरुआत देखने को मिलेगा। मंत्री परिषद, सैन्य व्यवस्था, न्याय एवं दंड व्यवस्था, ये सब भी मौर्य का जो है गुप्त के समान ही किसका था? हर्षवर्धन का था। बाकी आगे चर्चा करेंगे। राजस्व प्रशासन भी जो था वो गुप्त प्रशासन के समान ही था। शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में विशेष प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे संस्कृत भाषा का विकास होता है। नालंदा, कन्नौज, वल्लभी जो कि गुजरात में है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। याद रखिएगा, वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। नालंदा, कन्नौज, ठीक है। और इसमें बहुत सारी रचनाएं किया गया है, जैसे हर्षचरित वानभट्ट के द्वारा, पार्वती पर्णय, कादम्बरी, नागनंद रत्नावली स्वयं हर्षवर्धन ने रचना किया है। हर्षवर्धन साम्राज्य विस्तार तो करता ही था, साम्राज्यवादी शासक तो था ही, साथ साथ साहित्यकार भी था, वो लिखता भी था। उसने नागनंद और रत्नावली नामक नाटक की रचना की है। किसने? हर्षवर्धन स्वयं ने। प्रियदर्शिका, 3 नाटक की रचना हर्षवर्धन स्वयं ने किया है। नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है। नागनंद किसकी कीर्ति है? रत्नावली किसकी कीर्ति है? प्रियदर्शिका किसकी कीर्ति है? तो याद रखिएगा किसकी कीर्ति है? हर्षवर्धन की कीर्ति है। चलिए अब आते हैं, एक मयूर शतक की भी रचना किया गया है। तो ये सब हर्षवर्धन कालीन साहित्य हैं। किसके समय में लिखे गए हैं? हर्षवर्धन। अब धार्मिक जीवन में देखेंगे कि हर्षवर्धन धर्म को जो है सभी धर्म को मानता है, सर्वधर्म संभाव की स्थिति में है। ये सहिष्णु विचार रखता है, सभी धर्म को आदर करता है, किसी धर्म के प्रति यह नफरत नहीं करता है। 5वीं बौद्ध संगति, यानी कहने का अर्थ बौद्ध से भी जुड़ा हुआ था, और हिंदू से जुड़े हुए धर्म सम्मेलन का भी आयोजन
प्रयागराज में वो प्रत्येक 4 वर्ष पे करते रहता था। ठीक है, आगे इसकी चर्चा, अब इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब इसका जो सेना था, सैन्य व्यवस्था था, पैदल था, गज हाथी वाला था, अश्व मतलब घोड़ा, रथ, ये सब प्रकार का सेना व्यवस्था था। न्याय दंड व्यवस्था कठोर थी। न्याय और दंड व्यवस्था क्या थी? कठोर थी। ठीक है, न्याय और दंड व्यवस्था कठोर थी। और जो कर लिया जाता था वो उपज का 1/6 भाग, मतलब ज़्यादा कर नहीं लिया जाता था। कर में कई प्रकार के हैं, भाग, में, विष्टि, हिरण्य, भोग, उदग्ग, ऊपरी कर, ये विभिन्न प्रकार के कर जो थे लिए जाते थे। ठीक है, हर्षवर्धन अपनी योग्यता के बल पर सभी क्षेत्रों में कार्य को संपन्न किए थे। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी बहन का क्या नाम था? राजश्री। कई बार पूछेगा हर्षवर्धन की सिस्टर का क्या नाम था? राजश्री। और भाई का क्या नाम था? राजवर्धन। ठीक है, राजश्री को सती होने से बचाकर अप्रत्यक्ष रूप से कन्नौज पर अधिकार कर लिया और थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को बनाया। इसके बाद हर्षवर्धन ने साम्राज्य नीति का पालन करते हुए सर्वप्रथम पंच प्रदेश को जीत लिया। इसमें पंजाब, मिथिला, गौड़ प्रदेश आदि शामिल थे। लेकिन 619 ईस्वी में गौड़ के शासक शशांक की मृत्यु के बाद ही स्पष्ट रूप से गौड़ प्रदेश पर अधिकार हो सका। यानी गौड़ नरेश शशांक को कब हराता है, मारता है? 619 ईस्वी में। हर्षचरित के अनुसार, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन ने पाटलिपुत्र को भी जीत लिया था, यानी पटना को। एक है राज तरंगिक लामा तारानाथ और वेदसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने साकेत और कश्मीर के क्षेत्रों को भी जीत लिया था, यानी इसका उत्तर भारत में व्यापक प्रसार हो चुका था। इसने वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय, वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, उसको हराया और अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर दिया? वहीं का जो नरेश था ध्रुवसेन द्वितीय, उसी से कर देता है। क्योंकि यही था, ध्रुवसेन बार बार इस पे अटैक करता था। किस पे? हर्षवर्धन। ये अच्छा उपाय ढूंढता, चलो भाई शादी विवाह ही करवा देते हैं अपने घर से, नहीं तो बाद में तो ये ससुर जी हो गया, तो ससुर पे कोई अटैक करेगा? नहीं करेगा। इसने वल्लभी ध्रुवसेन द्वितीय को कई बार पराजित करने के उपरांत अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न करके मित्रवत संबंध कायम कर लिया। दक्षिण भारत के अपने प्रारंभिक अभियान में हर्षवर्धन चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर 629 ईस्वी में पराजित हो गए। दक्षिण भारत का जब अभियान कर रहे थे तो उस समय चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर हार गए। कब? 629। हर्षवर्धन का काल पूछेगा तो याद रखिएगा 606 से 647 रहता है। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन हार जाते हैं, किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। फिर आगे चल करके पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम से हार जाता है। ठीक है, वो दक्षिण भारत जब पढ़ाएंगे तब उसमें चर्चा करेंगे। इस पराजय का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में किया गया है। किस पराजय का? जो दक्षिण के शासक पुलकेशिन द्वितीय से हारते हैं, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, इस प्रकार नर्मदा नदी को सीमा निर्धारक के रूप में मान लिया गया और इस आधार पर हर्षवर्धन की तुलना समुद्रगुप्त और अशोक के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण दोनों प्रदेश को जीता था। उत्तर के 9 और दक्षिण के 12 राज्यों को जीता था समुद्रगुप्त ने, लेकिन हर्षवर्धन ने जीता दक्षिण को नहीं जीता। इसलिए हम उससे तुलना नहीं कर सकते, ना ही अशोक से कर सकते, क्योंकि अशोक का तो साम्राज्य अफगानिस्तान तक था, यानी संपूर्ण भारत के साथ साथ जो है अन्य देशों का भी सीमा को टच कर रहा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो उस समय भारत में ही था, लेकिन अफगानिस्तान को भी टच कर रहा था। किसका सीमा? अशोक का सीमा। इसीलिए हम अशोक से भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, अशोक मध्य एशिया तक पहुंच गया था शासन करते करते। ठीक है,
और समुद्रगुप्त संपूर्ण भारत को जीत करके शासन किया था। इसीलिए तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त। ये था उसकी उपलब्धि। अब आइए प्रशासन क्या था। हर्षवर्धन ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया था। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया था। किसने? हर्षवर्धन ने। तो प्रशासनिक में देखो, जैसा गुप्त काल में चल रहा था उसी को चलने दिया। ये बस थोड़ा सा यहाँ पे सामंतवादी प्रथा थोड़ा हावी हो जाता है, और यही इसके साम्राज्य के विनष्ट का भी कारण बना। जो हर्षवर्धन का साम्राज्य जो आगे चल करके टूट जाता है, एक तो इसके पास कोई जो है संतान नहीं था। ठीक है, हर्षवर्धन का कोई पुत्र नहीं था, इस कारण से भी इसका जो है साम्राज्य समाप्त हो जाता है। और दूसरा रीजन, सामंतवादी व्यवस्था धीरे धीरे हावी हो जाती है। और आप देखिएगा कि भारतीय इतिहास अंधकार युग में चला जाता है। ठीक है, अंधकार युग ऐसे युग को कहा जाता है जहाँ पे सामंती व्यवस्था आ जाती है और जो शक्तिशाली शासक होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कोई प्रकार का व्यवस्था दिखाई नहीं देगा, कोई शक्तिशाली शासक नहीं दिखाई देगा, ना कोई लिटरेचर लिखा हुआ है, ना कोई सोर्स मिलेगा, ना कुछ अभिलेख मिलेंगे। यानी सबका पतन हो चुका था। 700 से 1100 के बीच का जो पीरियड है ना, वो भारतीय इतिहास में अंधकार युग कहा जाता है। बहुत कम ही साहित्य हैं बीच के लिखे गए, या बहुत कम ही शासक हुए हैं जिनका कि कुछ काम अच्छा हुआ है जिसको हम लोग पढ़ें। ठीक है, इसीलिए हर्षवर्धन अंतिम, प्राचीन भारत का अंतिम महान शासक के रूप में हर्षवर्धन माना जाता है। हर्षवर्धन ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया था। इसका प्रशासन गुप्त प्रशासन के समान ही सामंतवादी व्यवस्था पे आधारित था। फ्यूडलिज्म, ठीक है, फ्यूडल व्यवस्था। उस समय में भी शासक सर्वोच्च अधिकारी होता था, मंत्री परिषद के माध्यम से प्रशासनिक कार्य को संचालित करता था। इसमें कुछ जो अधिकारी का नाम है कुंतल, सिंहनाद, स्कंदगुप्त जैसे कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे जो किसके शासन में थे? हर्षवर्धन के समय में थे। हर्ष के प्रशासन में गुप्त के समान ही सैन्य प्रणाली की स्थापना किया गया था। ठीक है, हर्ष के प्रशासन में किसके समान सैन्य प्रणाली था? गुप्त के समान। जैसे गुप्त का किसके समान था? मौर्य के समान। यानी पैदल सेना, अश्व सेना, अगर दिमाग नहीं काम करे सब सेना लिख देना जो महाभारत में दिखता है। पैदल सेना, रथ सेना, गज सेना, घोड़ा वाला नहीं, रथ वाला, अश्व सेना। ठीक है, इसका मजबूत पक्ष था, इसके बल पर ही उसने उत्तर भारत को जीता था। अब आइए न्याय एवं दंड व्यवस्था। कोई अपराधी को क्या सजा दिया जाता था अपराध करने पर, उसके बारे में। सैन्य प्रशासन के समान न्याय एवं दंड व्यवस्था भी गुप्त प्रशासन के ही समान था। यानी देखो, अगर मान के चलो अभी कांग्रेस का शासन है, फिर बीजेपी आएगी, तो ऐसा नहीं है कि वो अलग कर देगी। वही चीज़ को क्या करता है, बस नाम चेंज कर देगा, बाकी लागू वही रखता है। ठीक है, तो हम लोग के समय में जो अंग्रेज शासन कर रहे थे उसमें थोड़ा सुधार करके हमने देश आज़ादी किया, कानून बना लिया। फिर वही कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो मौर्य प्रशासन से भी मिलता जुलता अभी का भी प्रशासन आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमने बस उसमें अपडेट किया। जैसे मोबाइल होता है तो हम लोग ऐप को अपडेट करते रहते हैं, अपडेटेड वर्जन आते रहता है। तो वही चीज़ है कि कोई भी कमी है उसको दूर करके अपडेट कर दिया जाता है नेक्स्ट में। तो हर्षवर्धन भी वही किया, गुप्त से जो चलते आ रहा था प्रशासन उसको थोड़ा बहुत अपडेट किया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ मृत्युदंड, अंग भंग और जल अग्नि विष परीक्षा का प्रचलन था। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसको विष परीक्षण भी किया जाएगा, जहर पॉइजन खिलाया जाएगा, अग्नि में जो है पैर रखने के लिए होता है। लेकिन सही बोल रहे हो झूठ बोल रहे, गाँव घर में अभी भी देखोगे कि हाथ पे कोयला रख के दिखाओ, अगर तुम सही बोल रहे होगे तुम्हारा नहीं जलेगा, इस टाइप का होता है ना। तो ये अंग भंग कर दिया जाता था, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, कुछ ऐसा अपराध करने, यानी कठोर था। दंड व्यवस्था यानी क्या था? राजस्व व्यवस्था में बहुत अच्छा है, ज़्यादा नहीं लिया जा रहा था, 1/6 भाग कम ही था।
हर्षवर्धन के प्रशासन में राजस्व प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था का आधार था। आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जमीन से जो आय होता है, जो उपज का 1/6 भाग था। कितना था? अगर 6 kg होगा तो 1 kg सरकार का होगा, वहाँ का जो हर्षवर्धन राज्य का होगा। और ये क्या किया था ना कि पूरा जितना कमाई होता था उसको कई भागों में बांट रखा था। ठीक है, 4 भागों में बांट रखा था हर्षवर्धन। एक पार्ट को खर्च करता था अधिकारी के पीछे, एक भाग को खर्च करता था जो धार्मिक कार्यों के पीछे। तो सब भाग 4 भाग में बांटता था अपने इनकम को, और चारों भाग 4 जगह खर्च करता था। ठीक है, लेकिन उपज का मात्र 1/6 भाग ही ले रहा था। इसे भाग कहा जाता था। क्या कहा गया है? जो टैक्स लेता था उसको क्या कहा जाता था? भाग। उपहार स्वरूप मिलने वाला कर, जो उपहार में दिया जाता था, आजकल भी अधिकारी वर्ग को मिलता है ना, उपहार में देते हो, कुछ काम करवा दिया तो कुछ जा कर के गिफ्ट कर देते हो, तो वो भोग कहलाता था। नहीं, दे दिया 4 व्हीलर खरीद के, वो अधिकारी को अपना मौज करेगा। ऊपरी कर को उदक कर और भू राजस्व से संबंधित था। अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर में नगदी रूप में भी लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? हिरण्य। कुछ कर अनाज के रूप में भी दिया जाता था, और कुछ टैक्स जो है नगदी रूप में दिया जाता, उसको हिरण्य कहा जाता था। उस समय बेगारी प्रथा का भी प्रचलन था। बेगारी मतलब काम करवा दिया, पैसा वैसा नहीं दिया, उसी को क्या बोलते हैं? बेगारी। नहीं कहता बेगारी खटते हो, हाँ, बिना मतलब का आपको कोई फंसा करके कुछ से कुछ करवा लिया फ्री में, तो बेगारी हो गया वो। इस प्रकार हर्षवर्धन का प्रशासन पूर्ण रूप में सामंतवादी ढांचा पर आधारित था, जो कि उसके साम्राज्य के पतन का भी प्रमुख कारण बना। यानी यहाँ पे जो सामंतवादी व्यवस्था हावी हो गई, वही इसके साम्राज्य के पतन का क्या बन गया? कारण। देखो, यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो साहित्य से ज़्यादा पूछने का संभावना है, क्योंकि इसमें जो साहित्य की रचना हुई है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर्षवर्धन प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ शिक्षा एवं साहित्य में भी रुचि लेते थे। इस समय संस्कृत भाषा अधिक लोकप्रिय थी, प्राकृत का भी प्रचलन था। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, और यहीं पे कौन अध्ययन किया था? वेनसांग। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। जैसे तुम लोग भी पढ़ने जाओगे कहीं देश विदेश, या देश में भी कहीं अन्य राज्य में जाओगे, 4 साल 5 साल रहोगे, उसी प्रकार से वेनसांग चीन से पढ़ने आया था। कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय। और कितने दिनों रहा? 6 वर्ष तक रहा, कम नहीं रहा। और इसके साथ वल्लभी और कन्नौज भी प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यानी 3 शिक्षा का केंद्र है हर्षवर्धन के समय में। एक आपका नालंदा, दूसरा आपका वल्लभी, तीसरा कन्नौज। यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत भी है। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग बहुत ज़्यादा एरर है, तो हम उसको शुद्ध पढ़ रहे, आप लोग भी उस चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब उतना सुधारे फिर भी गड़बड़ है, कोई बात नहीं है, उसको टाइपिंग वाले को ही हटा दिए। कहीं तुम इतना नहीं एरर लिखता है कि पढ़ने लायक ही नहीं छोड़ता। चलो, हर्षवर्धन का दरबारी कवि वानभट्ट उच्च कोटि का विद्वान था। हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा कवि रहते थे? वानभट्ट। बहुत ही बड़े या उच्च कोटि के क्या थे? विद्वान थे। और उन्होंने हर्षचरित, पार्वती परण्य और कादम्बरी ग्रंथ की रचना की। तो कई बार पूछेगा कादम्बरी की रचना किसने की? वानभट्ट। याद रखिएगा, पार्वती परण्य का भी रचना वही की है। किसने? वानभट्ट ने। और हर्षचरित का भी रचना किसने किया है? वानभट्ट। तो ये तीनों ग्रंथ की रचना याद रखिएगा। और हर्षवर्धन स्वयं ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका 3 ग्रंथ की रचना की। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका किसने लिखा? हर्षवर्धन स्वयं ने लिखा है। मयूर नाम के एक विद्वान थे, उसने भी मयूर शतक की रचना किया। तो हर्षवर्धन के दरबार में ही मयूर नाम के एक विद्वान थे, क्या लिखा है उन्होंने? मयूर शतक। ये भी पूछ सकता है, मयूर शतक किसकी रचना है? मयूर। कादम्बरी किसकी रचना है? वानभट्ट। नागानंद किसकी रचना है? हर्षवर्धन। उपयुक्त के साथ साथ हर्ष की उपलब्धियों में सहायक तत्व उसकी धार्मिक नीति भी है।
हर्षवर्धन का नाम उसके धार्मिक नीति के कारण भी है। उसने हुएनसांग के सम्मान में कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगति, हम लोग 4वीं तक पढ़ते हैं, मौर्य वंश में भी पढ़े थे और उससे पहले गौतम बुद्ध का जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी पढ़े थे। ये आ गया भाई, लो अब देखो 5वीं बौद्ध संगति भी हुई नहीं। और वो किसके शासनकाल में हुआ है? चौथा तक पुस्ता तक तो तुरंत तुम लोग बना देते, लेकिन 5वां पुस्ता कन्फ्यूजन हो जाए। अब कंफर्म हो जाइए, 5वां बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? हर्षवर्धन के शासनकाल में। कहाँ पे हुआ? कन्नौज में हुआ। और किसके सम्मान में? हुएनसांग के सम्मान। उसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? हुएनसांग। चौथा किसको बनाया गया था? अश्वघोष या वसुमित्र। पहला राजा महाराजा आजा, महाकश्यप, राजा पर राजगिरी, महाराजा महाकश्यप नहीं, आजा पर राजा शत्रु, राजा महाराजा आजा। ठीक है, सब इतिहास को याद करने का कन्फ्यूजन तो कई बार हो जाता है। चलिए, इस अवसर पर संघाराम और सैकड़ों भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण करवाया संघाराम ने। ठीक है, उसमें अध्यक्ष हुएनसांग को बनाया गया था। इसने प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष पर, ठीक है 4 वर्ष नहीं, 5वें वर्ष पर प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगता है ना, तभी से लगते आ रहा है, धर्म सम्मेलन प्रारंभ किया था। कहाँ पर? प्रयाग में। किसने? हर्षवर्धन ने। और जिसे महामोक्ष परिषद भी कहा गया है। यह 4 दिनों तक संचालित होता था, जिसमें भगवान बुद्ध, सूर्य और भगवान शिव की पूजा होती थी। इसका मतलब क्या है कि वह सर्वधर्म संभाव का नीति अपनाता था। बुद्ध की भी पूजा कर रहा है, सूर्य की भी, प्रकृति का भी पूजा कर रहा है, और भगवान शिव की पूजा कर रहा है जो कि हिंदू धर्म से जुड़े हैं। यानी वह सभी धर्मों को मान रहा था। चौथे दिन वह दान दिया करता था, महादान का आयोजन किया करता था, और टोटल इनकम का 1/4 भाग वो दान दे दिया करता था। ठीक है, एक भाग विद्वानों को देता था, दूसरा भाग प्रशासनिक के लिए रखता था, एक भाग राजपाट के लिए रखता था, और एक भाग जो है दान देने के लिए रखता था। ठीक है, ऐसा शासक तो होना चाहिए। इनकम को 4 भाग में बांट करके खर्च करता है। ठीक है, इसका धर्म सम्मेलन हर्ष को धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में और महादानी शासक के रूप में स्थापित करता है। तो महादानी शासक के रूप में यह जाना जाता है, क्योंकि यह दान बहुत ज़्यादा करता था। ठीक है, उपयुक्त उपलब्धियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हर्षवर्धन एक महत्वपूर्ण शासक था, लेकिन सामंती प्रथा, सत्ता का विकेंद्रीकरण, धर्म के प्रभाव ने इस वंश का अंत भी कर दिया। हर्षवर्धन को हम अंतिम हिंदू सम्राट भी नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण भारत को विजित ही नहीं किया था, बल्कि इनका साम्राज्य केवल उत्तर भारत में ही विस्तारित हुआ था। अशोक महान और चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त के समान भी हर्षवर्धन नहीं थे, इसलिए इनको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहना या अशोक या समुद्रगुप्त के साथ तुलना करना न्याय संगत नहीं है। ठीक है, ये मेंस का भी हो गया, प्री का भी हो गया। ठीक है, तो आपका एनिशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, प्राचीन इतिहास आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो है सेट प्रैक्टिस कर लेंगे कि कोई क्वेश्चन हमारा गड़बड़ नहीं हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को अब देखते हैं सेट प्रैक्टिस में।